हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इन वन शॉट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सेल मेम्ब्रेन तक कवर किया था और आज हम उससे आगे कवर करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले आप उसको देखें और उसके बाद पार्ट 2 पर आएँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल के साथ। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। Cell wall is the outermost covering in case of plants. Plant cell wall is made up of cellulose. आगे क्या दिया हुआ है इसके बारे में? Cell wall of plants, fungi, bacteria help them to tolerate very dilute external medium without bursting. क्या कह रहा है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो क्या होता है उसमें सेल, जो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में सेल को डालते हैं वो स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो इसीलिए अगर हम किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में किसी सेल को डालते हैं तो वो क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। तो ऐसे में अगर सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो सेल क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ऐसे में सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्लांट्स की, वो उनको हेल्प करती हैं। वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाती हैं जिसकी वजह से सेल जो है बर्स्ट नहीं करती है। ये यहाँ पर लिखा है, इन सच मीडियम द सेल टेंड्स टू टेक अप द वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल exerts equal pressure against the swollen cell. Because of the wall, such cells can tolerate much greater changes in the surrounding medium एनिमल सेल्स देन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, हमारा जो सेल होगा वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बारे में दिया हुआ है। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर की कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हैज़ पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। क्या कह रहा है कि सपोज ये हम न्यूक्लियस कैसे पढ़ते हैं, एक मिनट, हम ये सेल पढ़ते हैं, इसके अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। तो इस न्यूक्लियस को जब हम हाईली इंलार्ज इमेज देखेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक, तो इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से, है ना। इसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं। ये लिखा है, हैज़ पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो इनहेरिटेड होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। समझाता हूँ उसको। क्या कह रहा है कि सपोज़ ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हर एक क्रोमोसोम के इस पार्ट को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ये पॉइंट बोल रहा है, फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ऐसा रहता है, देखो डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वजह क्या है, क्या होता है इसमें, देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जब कंडेंस होगा, कंडेंस होके क्रोमेटिन बनाएगा और कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, जब और कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर कौन सा होता है इसका, क्रोमोसोम। ऐसे रहता है। आगे क्या कह रहा है, डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इनलार्ज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ये बोल रहा है जो यहाँ पर समझाया, जो यहाँ पर मैंने बताया वही बता रहा है कि डीएनए जब कंडेंस होगा तो क्रोमेटिन बनाएगा
क्रोमेटिन जब कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बनाएगा, ऐसा रहता है। इन प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं इसमें से क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है उसमें। आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म, इनर फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर का फ्लूइड कंटेंट क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में बताया था आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। ये सपोज ये हमारा जो है सेल है, उसमें जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में नहीं होगी तो क्या होगा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, एब्सेंट होती है। सेटअप तो फिर जो क्रोमोसोम होंगे अंदर के वो कहाँ होंगे? डीएनए कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। अब सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे यहाँ पर। सेल ऑर्गेनेल को पढ़ने से पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझते हैं। देखो सेल, हमारे सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, सेल का डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। ये सभी प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस को कौन करवाता है? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल करवाता है। हर एक सेल ऑर्गेनेल को हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल हर सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन होता है। ये ठीक वैसे होता है, अगर आपको एक एग्जांपल दे करके समझाऊँ कि जैसे एक बस होती है, बस में एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का काम फिक्स है। बस का ड्राइवर क्या करता है? बस को चलाता है। और बस का कंडक्टर क्या करता है? टिकट कलेक्ट करता है। लेकिन दोनों को काम साथ में करना होता है जब बस चलती है। इसी तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। काम सभी अलग अलग करते हैं, हर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन करेंगे साथ। ठीक है, ऐसा रहता है। तो सपोज एक मिनट रुकना, स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। और इसके पीछे यहाँ पर ये रहती है गोल्गी बॉडी, इस तरीके से। और ये एक सेल में रहती है और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है, मतलब काम एक साथ करती है। फंक्शन इनके अलग अलग होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। हर एक का फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसको मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर क्या बनाया, ये न्यूक्लियोलस, ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया? गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब ये मैंने दिखाया यहाँ पर एनिमल सेल। एनिमल सेल में यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल देखेंगे आप, कौन कौन से आपके मतलब के हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखना है आपको इसमें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। राइबोसोम देखना है। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होते हैं। अभी आपको बताता हूँ आगे कैसे। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल आपके स्ट्रक्चर, इसमें सिलेबस नहीं रहने दो।
वैक्यूल, इधर देखना आप न्यूक्लियोलस एरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल है ना, हाँ। अब ये मैंने दिखाया है आपको प्लांट सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम है ना, ये वैक्यूल, ये और क्या रह गया, इधर राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन छोड़ो उसको इधर। तो आप बाकी स्ट्रक्चर देख लेना। अब इन दोनों में गौर करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर देखना वैक्यूल का साइज़ देखो दोनों का, ये देखो, ये देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, नज़र ये आना चाहिए कि वैक्यूल का साइज़ एनिमल्स में स्मॉल होता है और वैक्यूल का साइज़ प्लांट्स में लार्जर होता है, बड़ा होता है। वैक्यूल जो होता है प्लांट्स के सेल में 50 to 90% जो है सेल को ऑक्यूपाई करे रखता है, इतना ज़्यादा इसका वॉल्यूम होता है प्लांट के सेल में, है ना। एनिमल के सेल में ये छोटा सा होता है। ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर इस पे ध्यान देना है, इधर इस पे ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप्स के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। इस टाइप की शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल। और इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, वेसिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। देख लेना इसको, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस पता करना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके डिफरेंस ही आपको पता होनी चाहिए, ये आते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, आपको ध्यान भी रहना चाहिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो हैं एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनवाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन नहीं बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, तो फिर किसका सिंथेसिस होता है, यहाँ पर किसका सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड, सम विटामिन्स, सिंथेसिस, इन सब का सिंथेसिस होता है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स का, है ना। लिपिड्स का मतलब फैट्स, फैट्स लिख लो यहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, ऐसा होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी ये भी ध्यान रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसकी रफ शेप होती है। एक बार आपको यहाँ पर समझा दूँ, मुझे अच्छा लग रहा, मैं समझा नहीं रहा हूँ, है ना, समझा कर और मज़ा आएगा। इसमें देखना कैसे रहता है, इधर देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ, इस पर राइबोसोम इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से, तो इसकी रफ शेप रहती है। इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, रफ शेप, रफ, ROUGH, रफ शेप, है ना। इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम नहीं होते, तो इसलिए इसको रफ बोलते हैं, इसको स्मूथ बोलते हैं।
ठीक है, दोनों का फंक्शन आपको समझ में आया? दोनों का फंक्शन समझ आया कि ये फैट्स, लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, विटामिन्स का सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते। एम आई क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं गोल्गी apparatus पे। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्ने। आपको स्ट्रक्चर दिखाया था पीछे मैंने, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कम्प्लीटली फ्लैट तो नहीं होते पर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट लाइक इसलिए बोला गया है, पूरा फ्लैट नहीं बोला गया है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ऐसे रहता है इसमें। The material synthesized near the end of endoplasmic reticulum is packed and sent to various targets inside and outside the cell. Very important. जो मैंने बताया था ना कि जो ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हमारा गोल्गी बॉडी, ये तीनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, ठीक है, वो फिर कहाँ पर जाता है, गोल्गी बॉडी में जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, आगे इसका काम शुरू होता है। ये फिर क्या काम करता है, स्टोरेज का, पैकेज का, मॉडिफिकेशन का एंड ट्रांसपोर्ट का। उसको स्टोर करके रखेगा, अगर स्टोर करने की ज़रूरत होगी, आगे भेजने की ज़रूरत होगी तो उसको पैक करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो मॉडिफाई करेगा और फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये गोल्गी apparatus का फंक्शन होता है, ध्यान रखेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम्स also called water disposal system of the water नहीं वेस्ट आएगा यहाँ, सॉरी इधर आएगा वेस्ट। डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल एंड सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, सभी ने सुना होगा अपने जूनियर क्लासेस में। सुसाइडल बैग्स कहा जाता है लाइसोसोम्स को। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे सेल में अगर कोई भी पैथोजन एंटर करता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो लाइसोसोम उस पर अटैक करते हैं। और अगर कोई सेल ख़राब हो गया है तो ये क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और पूरे के पूरे सेल को ख़त्म कर देते हैं, है ना, बहुत काम की चीज़ होते हैं। तो लिखा है किल द फॉरेन हार्मफुल मटेरियल सच एज बैक्टीरिया। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। इनमें बहुत ही जो है लो पीएच के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लो पीएच, बहुत ही एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल को। आगे माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सभी को पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको रिलीज़ करवाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आगे भी दिखा रखा है इसका स्ट्रक्चर, भी इनलार्ज्ड व्यू में दिखाता हूँ आपको। आउटर मेम्ब्रेन इज़ पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली इनफोल्डेड। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये इनफोल्डिंग होती है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर क्रिस्टे, ये रहा, इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे बोलते हैं। आउटर में ये पढ़ लिया। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनका खुद का डीएनए होता है, और राइबोसोम भी खुद के होते हैं इनके पास। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी रेस्पिरेशन के समय पर स्टोर होती है बॉडी में, उसको रिलीज़ करवाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, एम आई क्लियर। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है। ठीक है, और उसको रिलीज़ कौन करता है, उसको रिलीज़ कौन करवाता है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, ये इसका इनलार्ज्ड व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, देखो है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है इसका, है ना, ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पे। एक तो ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है, एक होती है कलरफुल प्लास्टिड, कलरफुल, ठीक है, और एक होती है जिसका कोई कलर नहीं होता। तो जो कलरफुल होती है, कलरफुल, एक होती है ग्रीन कलर की, एक होती है कलरलेस, ठीक है। तो जो कलरफुल होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर की होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और जो कलरलेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप की होती हैं ना। तो क्रोमोप्लास्ट, जैसे आप कलर देखते हैं, एप्पल का कलर देखते हैं आप, कैसा होता है, रेड कलर का होता है, कलरफुल होता है ना, तो वो किस में आएगी उसकी प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट में। एग्जांपल एप्पल, इससे आप समझ जाओगे। आगे के एग्जांपल आप खुद बना लेना, है ना, फ्रूट्स वगैरह तो देखे ही होंगे, इतने बड़े हो गए हो। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन कलर की जो होती है, हरी सब्जी नहीं देखी आपने, देखी है ना, वही होती है ग्रीन वेजिटेबल्स। किसी का भी एग्जांपल ले लो, है ना। ये कलरलेस में कौन सा, किस टाइप का आता है, आलू, है ना, पोटैटो, पोटैटो टाइप के, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल। फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, अदर मटेरियल्स। वैक्यूल इज स्मॉलर इन एनिमल वाइल लार्जर इन प्लांट्स। जो बच्चे अटेंटिव थे, कान खोलकर सुन रहे थे, उनको पता होगा क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी पिक्चर दिखाई थी ना आपको, वैक्यूल एनिमल्स में स्मॉल होती है और प्लांट्स में लार्जर होती है। इट ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल इन प्लांट्स, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाया था मैंने, ये देखो, हर एक चीज़ डिटेल में कवर करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ दिया, उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। भले ही आध इमेज आपको फालतू दिखानी पड़े, आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। कहाँ गई, ये देखो, ये मैंने वैक्यूल दिखाई थी एनिमल सेल में, यहाँ पर मेंशन कर दूँ मैं, एनिमल सेल, यहाँ पर वैक्यूल है, देखो कितनी छोटी सी है। यहाँ पर प्लांट सेल में देखो कितनी बड़ी है ना, 50 to 90% वॉल्यूम इसका ऑक्यूपाई करे रखती है, ये प्लांट सेल। नोट करते रहना जो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैक्यूल तक हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं सेल डिवीज़न में। देखो, सेल जो है 2 तरीके से डिवाइड करता है। एक प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस, दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। आपके लेवल पे जो है, ये आप 9th क्लास के लेवल पे बहुत ऊपर ऊपर से दिया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी क्या होता है। माइटोसिस में क्या होता है, ये उस टाइप के सेल्स में होता है जिसमें नॉर्मल ग्रोथ होनी होती है। आपके कोई भी सेल्स ले लो, स्किन के सेल्स ले लो, चीक के सेल्स ले लो, है ना, लीवर के सेल्स ले लो, इस टाइप के सेल्स में जहाँ पर ग्रोथ होनी होती है। आप छोटे थे, आप छोटे थे, आप बड़े हो गए हो ना पहले से, तो आप जब बड़े हुए हो तो सेल आपका ग्रोथ क्या हुआ, आपके सेल ने ग्रोथ की होगी, तो उसने क्या की है, माइटोसिस की है, माइटोसिस, है ना। और मियोसिस किन सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स में होता है। जैसे अभी आपको आगे धीरे धीरे समझाता हूँ इसमें। माइटोसिस अकर्स इन सेल्स वेयर ग्रोथ अकर्स,
है ना। ये कहाँ पर होता है? इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल्स। जो माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है उसको, इक्वेशनल डिवीज़न। इट इज़ इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न। और इसको क्या कहा जाता है? रिडक्शनल डिवीज़न। क्यों कहा जाता है अभी बात करता हूँ। डिवीज़न, देखो क्या होता है जब सेल माइटोसिस करता है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, तो सपोज़ एक सेल था पहले, वो डिवाइड होकर के दो बना, तो जो दो सेल्स बने उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर होते हैं, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है ना। अभी आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे इसको। मियोसिस में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। एग्जांपल दूँ इसका एग्जांपल दूँ तो कौन कौन से एग्जांपल? स्पर्म एंड ओवम। इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ, है ना, इसके एग्जांपल वैसे नॉर्मल बॉडी के सेल्स, है ना, क्या लिख दूँ उसको? सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? जिसमें नॉर्मल ग्रोथ होनी होती है सेल्स में, है ना। नॉर्मल बॉडी के सेल्स, लीवर सेल्स ले लो, चीक के सेल्स ले लो, कहीं के भी स्किन सेल्स ले लो, ये सब ही माइटोसिस। ये दिखा रखा है पे डायग्राम के थ्रू आपको। देखो ये एक बड़ा सेल था, है ना, यहाँ पर सेल डिवाइड किया, यहाँ पर सेल डिवाइड किया, सेल डिवाइड, है ना। और डिवाइड होने के बाद देखो यहाँ पर पहले 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर देखो डिवाइड होने के बाद भी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम इस वाले सेल्स में, 4 इस वाले उसमें, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। अब मियोसिस करते हैं। मियोसिस में क्या होता है? देखो ये बड़ा वाला सेल्स था, इसके दो बनते हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ, तो उसमें देखो पहले 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स थे, देखो हाफ हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 हो गए, ये हाफ हो गए यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर इसके 4 पार्ट थे, 1 2 1 2 3 4, अब ये इसके भी हाफ हो गए, 1 2 रह गए इसमें। समझ आया क्या बताया? एक बार दोबारा ध्यान से देखो इसको, क्या बताया, दोबारा देखेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा दोबारा देखेंगे इसको, है ना। ये देखो, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, ये डिवाइड किया दो सेल्स में, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। ये लिखा है पीछे मैंने, इट इज़ रिडक्शनल डिवीज़न। समझ आया? एम आई क्लियर? चलो, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि आप यहाँ पर आए और आपने हमसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर हमसे पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने की, और इसके अच्छे MCQs भी लेकर आएँ, और आगे के लेक्चर में हम आपके आगे के चैप्टर्स बायोलॉजी के, है ना, टिश्यू का जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे, ठीक है। जब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।